डियर एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। रजिस्ट्रेशन एक्ट का 8th लेक्चर है आज हमारा। डियर एस्पिरेंट्स, पहले हम रिकैप करते हैं कि हम लोग क्या कर चुके हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले था व्हाट टू प्रेजेंट, व्हाट आर द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो वो हमने उसको डिटेल में पढ़ा है और इससे जो है वो आई थिंक जो है वो जो है वो सेक्शन जो है वो सेक्शन इसको पढ़ा है और इससे जो है ना वो मेरा ख्याल है कि एक लेक्चर हमारा 2 और जो 7 है वो इससे डील करता है। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं सुना तो इसको जो है आप जो है वो ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, लेक्चर 2 और लेक्चर 7। अच्छा, उसके बाद था होम टू प्रेजेंट। होम टू प्रेजेंट ये हमारा मेरा ख्याल है कि ये हमारा दूसरा लेक्चर था, होम टू प्रेजेंट। ठीक है, और ये मेरा ख्याल है ये हमारा तीसरा लेक्चर था, होम टू प्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद यानी होम टू वो सब रजिस्ट्रार और उनकी जुरिडिक्शन के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद था व्हेन टू प्रेजेंट, ये भी हमने पढ़ा, टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, और इस पे वो नेक्स्ट लेक्चर था 4 या व्हाट्सोएवर था वो था। उसके बाद नेक्स्ट था वे टू प्रेजेंट, यानी वो प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन जो थी वो भी हमने डिटेल में पढ़ा। आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना है हु कैन प्रेजेंट, यानी वो प्रेजेंट से मुराद वो डॉक्यूमेंट पेश करना ना रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो उससे रेगुलेमेंट प्रोविजन सेक्शन 32, 33 और 40 है और इसको हम देखेंगे और ये बहुत जो है वो आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सेक्शंस की रीडिंग करवाऊं, ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सेक्शन ये कौन है जो एक डॉक्यूमेंट को जो है वो क्या कर सकता है, वो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 32 जो है वो ये कहता है। मैं आपको पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पर्सन पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट हिमसेल्फ, यानी जिसने साइन किए हैं वो आ जाए। क्यों जी, आगे समझ मेरी बात की। पर्सन क्लेमिंग अंडर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, कि वो देखें कंपनी भी तो एक पर्सन ही है ना। तो कंपनी क्लेम कर रही है थ्रू इट्स डायरेक्टर, तो वो जो डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट को जो है वो पेश कर सकता है। तो ये मिसाल होगी किसकी, पर्सन क्लेमिंग अंडर द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। यहाँ एक दरबार है तो थ्रू इट्स मतवली। ठीक है, तो ये हो गया पर्सन क्लेमिंग अंडर। तो पहला आ गया पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट और दूसरा आ गया पर्सन क्लेमिंग अंडर द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। तो ये समझ आ गई मेरी बात की। अब तीसरा चले, पर्सन क्लेमिंग अंडर एन ऑर्डर और डिक्री, जो डिक्री होल्डर है वो हो गया, या अगर उसने आगे असाइन कर दिया या ट्रांसफर कर दिया है तो वो साइनी या ट्रांसफरी वो हो गया। तो 3 बंदे हो गए, पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, पर्सन क्लेमिंग अंडर द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, और तीसरा आ गया पर्सन क्लेमिंग अंडर एन ऑर्डर और डिक्री। ठीक है, जैसा कि डिक्री होल्डर हो गया। अब आ गया रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। रिप्रेजेंटेटिव से क्या मुराद है, मसलन एक बंदा मर गया है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएंगे। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन थी एज पर सेक्शन 220 रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड द गार्डियन ऑफ द माइनर लैंड। यहाँ पे भी आपको एक मिसाल मिल गई रिप्रेजेंटेटिव की। ठीक है, और अदर लीगल क्यूरेटर आर लुनेटिक ऑफ द इडियट। तो अगर तो मसलन ये तो रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में है ना, अदरवाइज ये भी आ सकता है पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल, अगर ओरिजिनली माइनर है। ठीक है, तो वो पर्सन क्लेमिंग अंडर दी उसमें भी ये लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर मसलन उसके मरने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो वारिस बना है वो माइनर है, तो फिर उसका गार्डियन जो है या लुनेटिक और कुरेटर का वो भी इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, वो शामिल हो जाएगा। तो अभी तक हमने कितनी कैटेगरीज पढ़ ली, 4। पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, पर्सन अंडर द पर्सन क्लेमिंग द डॉक्यूमेंट, क्लेमिंग अंडर द पर्सन एग्जीक्यूटिंग, फिर पर्सन क्लेमिंग अंडर एन ऑर्डर और डिक्री, फिर अब रिप्रेजेंटेटिव वाला साइनिंग ऑफ अ पर्सन, और उसके बाद आ जाए एजेंट ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। एजेंट यानी अब ये वाला जो बंदा था इसका एजेंट,
ठीक है, सही है, समझ आ गई। या ये वाला, ये आप क्लेमिंग अंडर उसका एजेंट आ गया। ठीक है, तो अब मैं नीचे चलता हूँ। एजेंट ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड। अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटेड से क्या मुराद है और ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है। लेकिन एक चीज और वाज़ेह होगी, अगर एजेंट के तौर पे किसी ने आना है तो उसकी फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी का होना जरूरी है। ठीक है, और वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटेड हो बल्कि अथेंटिकेटेड भी हो, यानी किसी का तस्दीक शुदा भी हो, तो फिर उसकी बुनियाद पे वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसको जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, इसकी समझ आ गई आपको। एजेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव था ऊपर उसका भी एजेंट आ सकता है, लेकिन उसकी फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी हो और एग्जीक्यूटेड हो। यानी आप समझिए कि एक बंदे ने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर गया, वो मर गया, उसके मरने के बाद उसके लीगल एयर्स आ गए। अब लीगल एयर्स आगे किसी को क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं कि जाओ हमारे बिहाफ पे जो है वो क्या करो, डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। देखिए, अगर तो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी ये देना है कि इस हद तक कि भाई ये मेरे बिहाफ में रजिस्ट्रार के सामने जाके तो क्या करे, मेरे बिहाफ पे जाके डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे, तो फिर तो ये वाला सेक्शन है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए। लेकिन अगर पावर ऑफ अटॉर्नी ये है कि ये मेरे बिहाफ पे बेच ले, तो फिर वो सेक्शन 17 में आपको बताया था, फिर सेक्शन 17 के तहत तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगी। यहाँ तो सिर्फ उसकी अथेंटिकेशन होनी चाहिए ना, लेकिन अगर उसमें ये भी लिख दिया गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी में कि ये मेरे बिहाफ पे बेच ले, तो फिर सेक्शन 17 अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, एजेंट ऑफ असाइनी ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, मसलन किसी ने अपनी डिक्री या ऑर्डर जो है वो किसी और को असाइन कर दिया डिक्री होल्डर ने, और वो बंदा आगे अपना एजेंट जो है उसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ये था सेक्शन 32। अब मैं इसकी रीडिंग करवाता हूँ तो आपको जो है ना वो सारी की सारी जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, वैसे नहीं आनी थी, अगर मैं वो लिस्ट ना बनाता तो फिर आपको समझ नहीं आनी थी। Person to present document for registration except in the cases mentioned in section 89। ठीक है, every document to be registered under this act whether such registration is compulsory or option shall be presented by some person executing or claiming under the same, or in case of a copy of decree order claiming under the decree or order। क्यों जी, समझ आ गई? by representative or assignee of such person। ठीक है, or by the agent of such person representative or assignee duly authorized power of attorney executed and authenticated in the manner he after mentioned। क्यों जी बोलें जी, आपको मेरी बात की समझ आ गई? तो ये था क्या, वो सेक्शन जो है वो 32 था। अच्छा, अब कुछ और लोग भी हैं, अब हम उनको भी साथ ही देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे। सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 कहता है कि जो विल है उसको वो टेस्टेटर अगर वो जिंदा है तो वो खुद आके दे सकता है। ठीक है, और अगर वो जिंदा नहीं है तो जो बंदा आके ये कहता है कि जनाब उस विल के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है एज ए एग्जीक्यूटर, तो वो भी दे सकता है। या पर्सन क्लेमिंग एंड इंटरेस्ट अंडर द, या वो बंदा जो कहता है जी कि इस विल में मेरा इंटरेस्ट है या मैं नॉन लीगल एयर हूँ, मुझे प्रॉपर्टी मिलनी है, वो भी उसको प्रेजेंट कर सकता है। तो जी आपको पता चल गया फिर कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद डोनर ऑफ एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट और द अडॉप्टेड सन। बच्चों, जो बच्चा किसी को अडॉप्शन किया जाता है, अडॉप्ट करने के लिए दे दिया, वो भी एक गिफ्ट है। यानी डोनर जो हकीकी बाप होगा या जो उसको दे रहा है, और डोनी जिसकी फेवर में वो जा रहा है, तो वो डोनर जो है वो भी उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर वो मर गया है तो फिर डोनी जो है जिसकी फेवर में है वो भी उस डॉक्यूमेंट को जाके जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। तो ये वो लोग थे जो एक डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन जो है। ठीक है, अब सेक्शन 40 क्या कहता है? person entitled, the testator or after his death any person claiming an executor or otherwise under a will may present in to any registrar or sub registrar for registration। तो वो जो है वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। द डोनर और आफ्टर द डेथ ऑफ
the donor after is that the donee of any authority to adopt or adopted may present the registrar or सब रजिस्ट्रार। देखिए ना, हमने वो सेक्शन 17 में क्या पढ़ा था कि 2-3 किस्म के डॉक्यूमेंट से जिनकी रजिस्ट्रेशन जरूरी थी। एक रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी था, ठीक है, तो नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, तो वो सेक्शन 32 बता रहा है। और एक हमने पढ़ा था कि अडॉप्टेड सन के लिए, तो वो सेक्शन 40 है कि कौन प्रेजेंट कर सकता है, और विल 2 के ऑप्शनल है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट होगी है तो वो सेक्शन 40 बताता है कि कौन जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। लीजिए, अब हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अब हम देखते हैं आगे चल के ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये क्या चीज है, किसकी फेवर में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कौन इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। बच्चों, एग्जीक्यूशन से मुराद तो ये है ना कि साइन कर दिए। ऑथेंटिकेशन से मुराद क्या है कि कोई बंदा इस बात की तस्दीक भी करे कि हाँ ये मेरे सामने एग्जीक्यूट हुआ है, या ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। तो अब वो जो सेक्शन 32 से आगे है ना, वो इससे डील करते हैं। ये है पावर ऑफ अटॉर्नी रिकॉग्नाइज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 32। अब सेक्शन 32 बताता है कि अगर किसी एजेंट ने आना है तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। और कौन सा पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सेक्शन 32 कहता है, मुझे पढ़ो। Person to section 33 power of attorney recognized for the purpose of section 32 for the purpose of section 30 the following powers of attorney shall alone be recognized, namely if the principal at the time of executing the power of attorney reside in any part of Punjab in which the act is for the time being in force, a power of attorney executed before and authenticated by the registrar or sub-registrar with whose district the principal resides। देखिए मेरी बात सुने, एक बंदा है, उसने प्रॉपर्टी लाहौर में खरीदी है, रह वो कराची में रहा है। अब वो कहता है यार कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना कारोबार छोड़ के तो लाहौर आके प्रॉपर्टी को जो है वो रजिस्टर्ड करवाऊं, या इस वक्त तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। तो वो क्या करता है, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेगा, एक मुख्तारनामा लिखेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखेगा, उसमें लिखेगा कि मैं इस बंदे को ऑथोराइज करता हूँ कि ये मेरे बिहाफ में जो है ये जो है वो क्या करे कि वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो वो जिस डॉक्यूमेंट जिस बंदे के फेवर में लिखेगा वो फिर सेक्शन 32 के तहत जो है लाहौर में वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब उसकी जो ऑथेंटिकेशन होनी है उस डॉक्यूमेंट की, जो ऑथेंटिकेशन होनी है वो कहाँ किसने करनी है, वो उस रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ने करनी है जिसकी जुरिडिक्शन में वो प्रिंसिपल रह रहा है। यानी वो कराची वाले सब रजिस्ट्रार के पास पेश होके कहेगा कि ये मैंने एक मुख्तारनामा लिखा है फलां बंदे के फेवर में, और वो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार उसके ऊपर तस्दीक शुदा लिख के वो डॉक्यूमेंट उसको क्या करेगा, वापस करेगा, और वो उसको कहाँ भेज देगा, लाहौर भेज देगा, ठीक है। अब बी क्लॉज, if the principal at the time of force had reside in any other part of the Punjab, a power of attorney executed before the authenticated by any magistrate। देखिए हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल हो सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने किसी खास हिस्से के लिए ये नोटिफिकेशन किया हो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब फर्ज करें कि वो बंदा जो है वो फाटा चला गया प्रिंसिपल, ठीक है, और वहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो वो फिर अपना पावर ऑफ अटॉर्नी लेके के वहाँ के किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा जो इस चीज़ की जिसके सामने वो साइन करेगा डॉक्यूमेंट के ऊपर, और वहाँ पे तस्दीक करेगा उस डॉक्यूमेंट की। और वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि यानी वो ऑथेंटिकेशन जब हो जाएगी तो फिर वो डॉक्यूमेंट वो लाहौर भेजेगा कि ये लीजिए इसकी रजिस्ट्रेशन कर दे। उसके बाद if the principal at the time aforesaid does not reside in Pakistan, power of attorney executed before and authenticated by notary public or any court, judge, magistrate of Pakistan, consul or vice consul or representative of the family। लो जी, बंदा अब्रॉड है, ठीक है, और अब उसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता है जी कि मेरे बेहाफ पे फलां बंदा इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करके रजिस्टर्ड करवा ले। तो उसके लिए वो जो प्रॉपर चैनल है, जो आजकल मेरा ख्याल है कि जो
जो एम्बेसी होती है, ठीक है, वहाँ पे वो जाएगा, ठीक है, या तो उधर से नोटरी पब्लिक से वो रजिस्टर्ड करवा के उसको वो तस्दीक करवा के भेज देगा। क्या करेगा वो तस्दीक कि मेरे सामने एग्जीक्यूट हुआ है, नोटरी पब्लिक क्या करेगा, मेरे सामने एग्जीक्यूट हुआ है और मैं इसको तस्दीक कर रहा हूँ, वो भेज देगा, या वहाँ का वो अब्रॉड वाले किसी जज का, कोर्ट का, या फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैं बता रहा हूँ एम्बेसडर जो है उसके सामने वो उसकी तस्दीक करके तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान में भेजेगा प्रोवाइडेड। अच्छा, अब एक नई कहानी आ गई। ये तो वो लोग हो गए ना जो कि क्या करेंगे, एक पावर ऑफ अटॉर्नी को यानी जो कि क्या करेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो क्या करेगा कि वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाके खुद पेश होगा और उसको ऑथेंटिकेट करवाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब इसकी भी एग्जेम्पशन है जहाँ पे प्रिंसिपल को पेश होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, कहता है provided that the following person shall not be required to attend at any registration office or court for the purpose of executing any such power of attorney as mentioned in clause A and B। अब्रॉड वाला नहीं, सिर्फ A and B, उनको पेश होने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से, सबसे पर्सन है, पर्सन who by reason of bodily infirmity are unable to विदाउट रिस्क और सीरियस इनकन्वीनियंस सो बंदा इतना लागर है, इतना ज़यीफ है कि वो चल के अदालत में जो है वो आ ही नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या होगा वो आगे देखते हैं, लेकिन इस बंदे को फिर नहीं बुलाया जा सकता, ये प्रिंसिपल को फिर नहीं बुलाया जा सकता। या पर्सन हु आर इन जेल अंडर सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस, या जो जेल में है उसको भी नहीं बुलाया जा सकता कि आओ भी आके तो ये पावर ऑफ जो है पावर ऑफ अटॉर्नी को ऑथेंटिकेट करो, ठीक है, इसको तस्दीक करो और एग्जीक्यूट करो। फिर पर्सन एग्जेम्प्ट बाय लॉ फॉर पर्सन, यहाँ वो जिनको कानून कहता है कि ये जो है ना ये पाबंद नहीं है कोर्ट में पेश होने के, जैसे कि पर्दा नशीन लेडी होगी, ठीक है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा भाई। अब ये वाली सिचुएशन, इन द केसेस ऑफ एवरी सच पर्सन द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार or magistrate as the case may be, if satisfied that the power of attorney has been voluntarily executed by the person purporting to be principal, may attest the same without requiring the personal अटेंडेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। वो मजिस्ट्रेट या वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, अगर वो कन्विंस हो गया इस बात के ऊपर कि ये जो ऊपर वाली ग्राउंड्स हैं इसके तहत वो बंदा अदालत में नहीं आ सकता, तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस विद करके उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर देगा, ठीक है। अब उसको सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो बंदा नहीं आ सकता, उसको क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए ना, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट को। तो अब अगला सेक्शन क्या कहता है, कहता है to obtain evidence as to voluntary nature of the execution, the registrar or sub registrar magistrate may either himself go to the house of the person purporting to be principal or to the jail in which he is confined and examine him और इशू ए कमीशन फॉर एग्जामिनेशन। लो जी, इसने सारी बात को क्लियर कर दी जो सस्पेंस चल रहा था। शुरू में हमने ये पढ़ा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रिंसिपल का खुद मुतलका सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना जरूरी है। फिर अगले प्रोवाइजो में उसने ये बात कह दी, नहीं नहीं, अगर वो बीमार है या वो अगर लागर है, बीमार है, या वो एग्जेम्प्टेड बाय लॉ है व्हाटसोएवर, या वो जेल में है, तो वो फिर उसको आपने नहीं बुलाना, ठीक है। अच्छा ठीक है, नहीं बुलाते। फिर अगले सब सेक्शन 2 ने कहा कि फिर उसको बुलाए बगैर ही रजिस्टर्ड कर दो। तो ज़हन में ये क्वेश्चन आया, बुलाए बगैर कैसे हो जाएगा। तो वो सब सेक्शन 3 ने कहा उसके लिए एविडेंस तलब करे ना वो मजिस्ट्रेट या सब रजिस्ट्रार। अब वो एविडेंस कैसे आएगा, या तो खुद चला जाए चल के जाके उससे पूछे, हाँ भी दस भाई ये तुमने एग्जीक्यूट किया है, या कमीशन अपॉइंट कर दे। ये अब आपको समझ आई, ये जो रजिस्ट्रियां थ्रू कमीशन होती हैं उसकी प्रोविजन कहाँ पे लिखी हुई है, वो ये वाली लिखी हुई है, टू इशू ए कमीशन फॉर हिज एग्जामिनेशन, ठीक है। अब 4 क्या कह रहा है, कह रहा है एनी पावर ऑफ अटॉर्नी मेंशन इन दैट सेक्शन मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ इट विदाउट फर्दर प्रूफ व्हेन इट प्रपोज्ड ऑन द फेस ऑफ इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी ऑथेंटिकेटेड बाय द पावर पर्सन और हियरइनआफ्टर मेंशन इन दिस। बच्चों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक कि क्यूएसओ का सेक्शन 90 है या 95 है, जो ये कहता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को जो है ना
वो रिबटेबल प्रिजम्पशन अटैच है। तो ये सेक्शन भी यही बात कह रहा है कि कोर्ट प्रिज्यूम यही करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिकेटेड है ये बिल्कुल जेन्युइन है, अनलेस के कोई आके ये कहे कि नहीं जनाब ये तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल किया गया, इसको कैंसिल करें। तो उस सूरत में वो जो है वो क्या करेगा, वो एविडेंस जो है वो अदालत में जो है वो पेश करेगा। मैंने बड़े इजी वे में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो पढ़ाने की कोशिश की है। सेक्शन 32 ये कहता है कि थ्रू एजेंट आ सकते हो, सेक्शन 32 कहता है थ्रू एजेंट आ सकते हो, और फिर सेक्शन 32 ये कहता है कि अगर थ्रू एजेंट आना है तो पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए। फिर सेक्शन 32 कहता है कि नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए, बल्कि उसका मुतलका अथॉरिटी के सामने जो है वो एग्जीक्यूट भी होना ज़रूरी है। नहीं ना सिर्फ एग्जीक्यूट होना चाहिए बल्कि वो मुतलका अथॉरिटी उसको ऑथेंटिकेट भी करे। और फिर वो सेक्शन 33 बताता है कि कौन कौन जो है वो जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी को, और उसकी एग्जेम्पशन एक्सेप्शंस भी हमने पढ़ी और उसको हमने डिटेल में जो है वो देखा है। ठीक है, तो ये था क्या था जी, ये था सेक्शन 33 जिसको हमने जो है वो हमने देखा और उसको हमने क्या किया जी, पढ़ा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया कि हु कैन प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एक्शन सेक्शन 32, 33, 40 होप कि आपको जो है वो समझ आएगी। हमने देखा हु कैन प्रेजेंट, वे टू प्रेजेंट, व्हेन टू प्रेजेंट, होम टू प्रेजेंट, व्हाट टू प्रेजेंट। तो आई थिंक कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, और अगला लेक्चर बड़ा अहम है, मैं विद वो आपको वो स्पेसिमेंस भी दिखाऊंगा और फिर इंशाल्लाह हम जो है उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।